हेलो स्टूडेंट्स, विजन आईएसटी इलाहाबाद में आपका स्वागत है। कल इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग पीसीएस और अगर आप चाहेंगे तो आईएएस के पेपर्स को क्रमशः एनालाइज करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, कैसे आपको उसको पढ़ना चाहिए, इन सभी बारे में आज हम लोग सक्सीडिंग जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोग इस चीज़ को देखेंगे और इस चीज़ को हम लोग कवर करें। अच्छा, अब जो हम लोग जो सिलेबस डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग पहले जो 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। हल भी जब मैं करवाऊंगा तो 2019 से लेकर के 2015 तक के जो पीसीएस के जो पेपर हैं प्रारंभिक परीक्षा के उनको हल करवाएंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा डिस्क्रिप्टिव मोड की हो गई है, लेखन आधार की हो गई है, तो उसके भी जो इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस हैं बाद वाले किसी वीडियो में उसको एक साथ हल करवा दीजिएगा। कल पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया है। पुराने जो हमारे छात्र हैं और अब जो नए लोग इस समय जुड़ रहे हैं, 250 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ चुकी है। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। कोशिश करूंगा कि जो आप लोगों की अपेक्षाएं हैं पूरे कर सकूं। जो क्वेश्चन पेपर हों उनको उसी सीक्वेंस पर हल करवाया जाए जिस सीक्वेंस पर वो आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज इस लेक्चर में जो सिविल सेवा में जो साइंस का जो पाठ्यक्रम है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस के आधार पर अगर हम देखें तो उसकी इम्पोर्टेंस के आधार पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, परंपरागत जो साइंस का पोर्शन है उसके विभिन्न सेगमेंट्स हो सकते हैं, जैसे जंतु विज्ञान या जूलॉजी, जैसे वनस्पति विज्ञान या बॉटनी, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, इस तरीके की विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं। इसके अलावा आप देखें तो टेक्नोलॉजी का एक सेगमेंट है जो साइंस अप्लाइड फॉर्म में होती है, वही टेक्नोलॉजी है। जैसे नाभिकीय विज्ञान के सिद्धांतों को जब हम डेली लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी कार्यक्रम वही से निकलता है। इसी तरीके से यदि आप देखें तो कंप्यूटर की जो अप्लाइड हम लोग पढ़ते हैं, जब उसको दैनिक जीवन में हम उसको यूज़ करते हैं, ये जिस सोशल प्लेटफॉर्म का आप यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब का, वो भी एक तरीके से अगर आप देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एक एक्सटेंशन है, कंप्यूटर्स का ही एक एक्सटेंशन है। बगैर इस विद्या के या इस नॉलेज के हम लोग ये टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर पा रहे होते। तो टेक्नोलॉजी क्या है? साइंस का एप्लीकेशन पार्ट है। हम लोग टेक्नोलॉजी को भी अप्रोप्रिएटली कवर करेंगे, देखेंगे कि इन सभी विषयों में कौन कौन से उप सेगमेंट्स हो सकते हैं। तो पहले मूल रूप से हम लोग ये देखते हैं कि साइंस की कितनी विषय क्षेत्र हो सकते हैं ब्रॉडली, और इसके बाद फिर हम लोग उसको एक्सटेंड करेंगे, उसको तोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि उसके कितने सब सेगमेंट हो सकते हैं। कल मैंने अपने लेक्चर में कहा था कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट साइंस वास्तव में यदि देखा जाए तो साइंस की एक डिसिप्लिन है, क्योंकि इकोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड विद बॉटनी। ये बॉटनी का एक अभिन्न भाग है। और एनवायरनमेंट जो साइंस है, क्योंकि वो पॉल्यूशन से, और क्योंकि पॉल्यूशन की व्याख्या केमिस्ट्री के आधार पर बहुत बेहतरीन ढंग से की जा सकती है आसान बनाते हुए, तो वो भी एक साइंस का भाग है। इसलिए इकोलॉजी और एनवायरनमेंट साइंस इसको भी हम लोग जो है इसके अंतर्गत रखेंगे। अच्छा, साइंस में कुछ क्वेश्चन आते हैं जो करंट मुद्दे से जुड़े रहते हैं, करंट बेस्ड साइंस रहती है। यदि आप उन करंट इश्यूज को कवर करते हैं तो आप चाहें तो उनको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में भी डाल सकते हैं। जैसे कभी पूछ लिया कि जीएसएलवी का प्रमोशन कब हुआ था, या किसी विशेष इनसेट या जीसेट उपग्रह का प्रमोशन कब हुआ था, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जो विभिन्न वर्षों में पिछले 5-6 सालों से यदि हम देखें 2015 से लेकर के 2019 तक के अगर हम पेपर्स को एनालाइज करें तो जो हमको विषय क्षेत्र दिखाई देते हैं साइंस के, पहले साइंस उसके बाद टेक्नोलॉजी, तो उसके जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में लोग चर्चा कर सकते हैं। जूलॉजी, जंतु विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। अच्छा, कहने के लिए जंतु विज्ञान होता है, लेकिन मुख्य रूप से जंतु विज्ञान में हम लोग समस्त जंतुओं के बारे में अध्ययन नहीं करते। ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारा मुख्य क्षेत्र होता है। मनुष्य की शरीर की संरचना ह्यूमन एनाटॉमी, और मनुष्य की शरीर की जो क्रिया प्रणाली है जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उसकी हम लोग विशेष रूप से चर्चा करते हैं। तो मुख्य विषय जूलॉजी जरूर हो सकता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से हम लोग ह्यूमंस पर कंसंट्रेट करते हैं। मनुष्यों के जो शारीरिक संरचना है, जो एनाटॉमी है, और उनकी जो क्रिया प्रणाली जो फिजियोलॉजी होती है, यही हम लोग के लेक्चर का मूल आधार है। इसके बाद जो दूसरा विषय है बॉटनी है। बॉटनी में अगर आप देखें तो ज्यादातर जो बॉटनी के क्वेश्चन हैं वो उसके बॉटनी का एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण में हम जंतुओं के जगत का भी वर्गीकरण करते हैं, वनस्पति जगत का भी वर्गीकरण करते हैं।
मोनेरा जगत हो जाएगा, प्रोटिस्टा जगत हो जाएगा, फंगी जगत हो जाएगा, एनिमलिया हो जाएगा, प्लांटी हो जाएगा। लेकिन मूल रूप से हम लोग उसको जंतु विज्ञान ना पढ़ करके बॉटनी पढ़ते हैं। और अगर आप देखें तो वर्गीकरण का अध्याय सबसे विशिष्ट और सबसे महत्वपूर्ण होता है। ज्यादातर जो क्वेश्चंस बॉटनी के सेगमेंट के आते हैं इसी जगह से। तो जूलॉजी और बॉटनी लाइफ साइंस का विषय है। ये जीवित विज्ञान जो होता है, जीवित जीवधारियों का जो विज्ञान होता है, वो इस जगह पर कवर होता है। अच्छा, अगर हम फिजिकल साइंस की बात करें, अगर हम मटेरियल साइंस की बात करें, लाइफ साइंस के दो भाग हो गए, जूलॉजी और बॉटनी। लाइफ साइंस के दो पार्ट हो जाएंगे, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। और मटेरियल साइंस को अगर हम देखें, पदार्थ विज्ञान को अगर हम देखें, तो इसकी भी दो शाखाएं हो जाती हैं, एक फिजिक्स हो जाती है और दूसरी केमिस्ट्री हो जाती है। याद रखिएगा, ये चैप्टर्स नहीं हैं, ये विषय हैं। जूलॉजी के अंतर्गत बहुत सारे विषय हो जाएंगे। आप देखेंगे तो जंतु शरीर की संरचना, हृदय की संरचना, हृदय की कार्यप्रणाली, जो फेफड़ा है उसकी संरचना कार्यप्रणाली, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जो उत्सर्जी अंग है जैसे किडनी हो गई, तो अब उसकी संरचना और उसकी कार्यप्रणाली। तो इस तरीके से जूलॉजी के अंदर जो है 10-12 चैप्टर्स हैं। इसी तरीके से बॉटनी में भी चैप्टर्स हैं। फिजिक्स में भी अगर आप देखें तो इसके भी बहुत सारे चैप्टर्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, लाइट हो सकती है, मैग्नेटिज्म हो सकती है, साउंड हो सकती है, या जिनको आप यांत्रिक और अयांत्रिक तरंगों के रूप में पहचानते हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स के रूप में पहचानते हैं। इसी तरीके से यदि आप देखें तो जो है फिजिक्स का एक विस्तार है। फिर इसी तरीके से केमिस्ट्री का विस्तार। अच्छा, केमिस्ट्री में जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं अगर आप देखें तो डे टू डे केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड केमिस्ट्री, आपके दैनिक जीवन में जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आप यूज करते हैं, यदि वो केमिकल केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे खाने वाला सोडा हो गया, तो धोने वाला सोडा हो गया, तो केवलार हो गया जिसका प्रयोग करते हुए बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई जाती हैं। तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल होता है जिसका प्रयोग करते हुए बुलेट प्रूफ ग्लास का निर्माण किया जाता है। तो ये क्या है, डे टू डे अप्लाइड केमिस्ट्री पर ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। और सैद्धांतिक जो केमिस्ट्री है, जैसे परमाणु संरचना हो गई, या आप कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई, जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया हो गए, रिडक्शन ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, उनके ऊपर क्वेश्चन जरा कम मिलता है। अच्छा, हाल के वर्षों में यदि अगर आप पीसीएस का लेटेस्ट पेपर अगर आप उठा करके देखें, उसकी ट्रेंड एनालिसिस करें, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है फिजिक्स की तुलना में। ये इस साल का जो क्वेश्चन पेपर, अभी जो पिछला जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को क्वेश्चन पेपर हुआ, उसको आप एनालाइज करेंगे तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की और अप्लाइड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की संख्या आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। यानी आगे आने वाले वर्षों में आपको अप्लाइड केमिस्ट्री के ऊपर ध्यान देना होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की भी लगे हाथ चर्चा कर दी जाए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सेवा की आईएएस जिसे आप कहते हैं, उस परीक्षा को यदि छोड़ दिया जाए, जैसे अब एनडीए है, सीडीएस है, या इसी तरीके से सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है, उन परीक्षाओं में तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन बढ़े हुए हैं। लेकिन स्पेसिफिकली आईएएस की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें केमिस्ट्री का मूल्य बहुत घट गया, एक या दो क्वेश्चन या कभी कभी कोई भी क्वेश्चन नहीं। तो मटेरियल साइंस हो गया, ये लाइफ साइंस हो गया। लाइफ साइंस में जूलॉजी और बॉटनी हो गया, मटेरियल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया। लेकिन साइंस यहीं खत्म नहीं हुआ। यदि आप समझें कि साइंस, ये साइंस का परंपरागत विषय है जो अक्सर साइंस के जो टीचर्स हैं कवर करते हैं अपने लेक्चरेट में, लेकिन साइंस इससे कहीं बियॉन्ड। हमने आपसे कल कहा था सारा खेल इंटरडिसिप्लिनरी है। अंतर जो है, अगर आप जो है विषयक अध्ययन नहीं करेंगे, विभिन्न विषयों को एक साथ जोड़ करके अध्ययन नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन हल कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। आप देखें कि केमिस्ट्री और बॉटनी भी जोड़ सकती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का आप अध्ययन करते हैं बॉटनी के अंतर्गत, लेकिन यदि हम बोलें कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अकार्बनिक कार्बन कार्बनिक कार्बन में बदल दे जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड चेंजेस इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हाँ, अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप बॉटनी में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण को जान रहे हैं, और अगर आप जानते हैं कि एंड प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर किया जाता है, और जो ग्लूकोज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर किया जाता है। तो हाँ, बिल्कुल, अगर आप बॉटनी के उस विषय को और केमिस्ट्री के विषय को जान रहे हैं तब तो आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। यदि आपकी जानकारी यहाँ एक है और इसकी जानकारी नहीं हल होगा, इसको जान रहे हैं परंतु इसको नहीं जान रहे, तो साइंस में क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कोई एक प्रक्रिया, कोई एक घटना दे देगा, उस पर विज्ञान के विभिन्न विषयों की जो आप कह सकते हैं विभिन्न सिद्धांत लग रहे होंगे, उनके आधार पर क्वेश्चन बनाता है। यही क्वेश्चन की जटिलता है, यही क्वेश्चन की जटिलता है। सामान्य क्वेश्चन बस क्या होता है कि हंसाने वाली गैस कौन सी होती है, तो बेहोश करने वाली गैस कौन सी होती है, ये सामान्य क्वेश्चन, ये फैक्चुअल है।
इनको आप एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को डेवलप करने के लिए आपको गंभीर अध्ययन की जरूरत है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट टू रीड, आपको क्या पढ़ना चाहिए, ये अंतिम लेक्चर, इसी लेक्चर में आज जो अंतिम जो भाग होगा उसका होगा। तो ये जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तो परंपरागत विषय हो गए, 4 हो गए। इसके बाद यदि हम देखें तो हमने आपसे कहा था कि इकोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस, अच्छा, अगर आप इकोलॉजी एनवायरमेंट साइंस पढ़ रहे हैं तो हमने क्या कहा था कि वास्तव में भूगोल में भी आप इसका अध्ययन करते हैं, साइंस में भी हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। एक पार्ट इसमें और जोड़ूंगा, 2 पार्ट और जोड़ूंगा। एक वाइल्ड लाइफ के संदर्भ में चर्चा करेंगे। देखिए सेंचुरीज क्या है, नेशनल पार्क्स क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, हॉट स्पॉट्स क्या है, कहाँ कहाँ पर है। भूगोल के जो अध्यापक होंगे आपको इसके बारे में बेहतरीन जानकारी देंगे। मैथ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्या पढ़ाएंगे। अब आप देखें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में और स्टेट सर्विस कमीशन में कभी कभी किसी जो है ऐसी प्रजाति के बारे में चर्चा करता है जो संकटग्रस्त होती है। अब क्योंकि वो प्रजाति साइंस का विषय है, तो प्रजाति के बारे में हम किसी नेशनल पार्क के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में स्पेयरिंगली चर्चा करेंगे। कभी हुए चर्चा तो हो गई किसी कंटेक्स्ट में, अदरवाइज हमारा जो मूल फोकस होगा वाइल्ड लाइफ के संदर्भ में होगा। विभिन्न जंतु, विभिन्न जीवधारी कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ निवास करते हैं, उनकी कौन सी शारीरिक विशेषता, उनको एडेप्टेशन में क्यों, क्योंकि एनवायरमेंट साइंस जब आप पढ़ेंगे तो एडेप्टेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई जीवधारी क्यों अडेप्ट करता है, क्यों किसी विशेष क्षेत्र के अनुसार अपने आप को ढालता है, ये एडेप्टेशन है। वाइल्ड लाइफ इसके साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी। अब एग्रीकल्चरल साइंस और एनिमल हस्बेंड्री हो गई। अब एग्रीकल्चरल साइंस और एनिमल हस्बेंड्री भी यदि आप इसमें जोड़ें, एग्रीकल्चरल साइंस को जोड़ दें, एनिमल हस्बेंड्री को जोड़ दें, एनिमल हस्बेंड्री, तो ये सेगमेंट अपने आप में पूरा होगा। एग्रीकल्चरल साइंस फिर से भूगोल का विषय है, सही है। एनिमल हस्बेंड्री फिर से भूगोल का विषय, साइंस का भी है। हमने आपसे कल क्या कहा था, विभिन्न प्रकार के जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं वो कौन से हो सकते हैं, ये तो कोई भी एक्सपर्ट आपको बता देगा, लेकिन उन विशेष बीजों का निर्माण करने से जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स किस तरीके से संकर बीज से अलग हैं, क्या करता है जेनेटिक इंजीनियर। तो जब तक आप एग्रीकल्चरल साइंस के उन अवयवों को साइंस में नहीं पढ़ेंगे, इंटरैक्टिव क्वेश्चन लगने से रहे। इसी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री, विभिन्न प्रकार के जो जीवधारी के प्रकार हैं, भारत में जो गायों की किस्में हैं, भैंसों की किस्में हैं, जो मुर्गी पालन है, जो कुक्कुट पालन है, जो पिगरीज हैं, ये सारे के सारे टॉपिक कवर होंगे। तो ये एक ऐसा ब्रॉड सिलेबस है, हमने आपसे पहले भी कहा कि भूगोल के विशेषज्ञ भी और साइंस के विशेषज्ञ भी सभी इसको पढ़ाते हैं। और हमने क्या कहा था, पेपर एनालिसिस क्यों जटिल है, क्योंकि यही वो सेगमेंट है कि भूगोल का एक्सपर्ट भी इसको अपने में क्वेश्चन में गिन लेता है और साइंस वाला भी अपने में गिन लेता है। परिणाम स्वरूप यदि आप किसी भूगोल के एक्सपर्ट की क्लास देखेंगे और वो आए हुए संगत जो है क्वेश्चंस की चर्चा करेगा, विभिन्न वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस की चर्चा करेगा, तो क्योंकि इसको भूगोल में इनकॉर्पोरेट करेगा, संख्या भूगोल की बड़ी दिखाई देगी। और जब आप हमारी क्लास करेंगे और हम इसको अपने में इंक्लूड करेंगे इसके अलावा, तो हमारी संख्या बड़ी दिखाई देगी। ये क्या है, ये जनरल साइंस है। ये क्या है, ये सामान्य विज्ञान है। लेकिन इसी सामान्य विज्ञान को जब हम डेली लाइफ में अप्लाइड फॉर्म में लेकर के आते हैं तो आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी शुरू हो जाता है। अब फिजिक्स को अगर हम देखें तो जो फिजिक्स के जो विभिन्न चैप्टर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं। केमिस्ट्री के विभिन्न चैप्टर्स को आप टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं। जूलॉजी, बॉटनी के भी संगत चैप्टर्स को आप टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जब तक समझ में नहीं आएगी, जब तक डीएनए और आरएनए और इसी तरीके के अन्य कॉन्सेप्ट्स आपके डेवलप नहीं होंगे। और कब डेवलप होंगे, जब आप बॉटनी का आपने अध्ययन कर रखा हो, क्योंकि बॉटनी में उसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। जब आप सेल्स को पढ़ेंगे, जब आप आनुवांशिकी के संबंध में मेंडल के नियमों का अध्ययन करेंगे, तो ये चीजें तो ऑफकोर्स आपके लेक्चर में आई जाएंगी। तो परंपरागत विज्ञान वाला जो भाग था उसकी चर्चा हो गई। जरा टेक्नोलॉजी में भी देखा जाए कितने प्रकार की टेक्नोलॉजी हमको और आपको पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी में आप किन्हीं टेक्नोलॉजीज को इंडिपेंडेंटली भी पढ़ सकते हैं। ज्यादा बेहतर हो कुछ टेक्नोलॉजीज को जोड़ दिया जाए, क्योंकि संगत रूप से वो जुड़ी हुई होती है। जैसे अगर हम देखें तो स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी
एक दूसरे के साथ इंटीमेटली जुड़ी हुई, गंभीर रूप से जुड़ी हुई, क्योंकि रॉकेट को उड़ने के लिए जो सिद्धांत होते हैं वही मिसाइल के सिद्धांत होते हैं। अच्छा, वैसे तो डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत ब्रॉड है, केवल मिसाइल टेक्नोलॉजी ही डिफेंस टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है, एलसी तेजस भी उसी के अंतर्गत आएगा, जो आप कह सकते हैं जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव वो भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा, टैंक निर्माण भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा, टॉर्पीडो निर्माण भी आ जाएगा। फोकस लेकिन विभिन्न परीक्षाओं का, विभिन्न जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी पर होता है, और ये स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है। फिर इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होती है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आप देखें तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो संलयन आधारित भी हो सकते हैं, विखंडन आधारित भी हो सकते हैं। संलयन यानी फ्यूजन रिएक्टर्स जो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करते हैं, जो फिशन रिएक्टर्स होते हैं, विखंडन रिएक्टर्स होते हैं जो यूरेनियम और प्लूटोनियम के विखंडन पर निर्भर करते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो परमाणु हथियार का निर्माण भी यही जाता है। सॉरी, तो ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गई। तो स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गई, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गई। फिर अगर आप देखें तो बायोटेक्नोलॉजी के इशू है। देखिए, इस समय हम लोग केवल उन सेगमेंट्स की चर्चा कर रहे हैं जिन सेगमेंट्स का आपको अध्ययन करना है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या विषय हैं ये भी नहीं बता रहा हूं, ये तो बाद में आएगा ही चर्चा में। बायोटेक्नोलॉजी होगा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो कंप्यूटर, जिस तरीके से स्पेस और डिफेंस जुड़ा है उसी तरीके से कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है। तो अब आप देखें कि ये तो मेजर है, ये तो मेजर है, लेकिन फिर नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, तो फिर लेजर टेक्नोलॉजी हो गई। इस तरीके की छोटी छोटी और भी प्रौद्योगिकियां हो सकती हैं। और अगर आप देखें तो सिविल सेवा के पाठ्यक्रम में नैनो टेक्नोलॉजी ये भविष्य का विज्ञान माना गया है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत रत्न, आप देखें उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों के लिए जो एक मिनट लिखा था जिसमें उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों से आग्रह किया था कि भविष्य की टेक्नोलॉजीज पर काम किया जाना चाहिए। उसमें से नैनो टेक्नोलॉजी एक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दूसरी है, बायोटेक्नोलॉजी तीसरी है। अच्छा, ये तीनों टेक्नोलॉजी के वो सेगमेंट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें बहुत बड़े रिसोर्स मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती, यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट इसमें उतनी ज्यादा नहीं। रॉकेट बनाना है, परमाणु रिएक्टर बनाना है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट बहुत ह्यूज है। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंपैरेटिवली इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट बहुत कम है, और ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है। और ये वास्तव में अगर आप देखें तो बौद्धिक संपदा के बहुत बड़े क्षेत्र हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वी आर वर्ल्ड लीडर्स, बायोटेक्नोलॉजी में भी भारतीयों ने बहुत अच्छा काम किया है, और नैनो टेक्नोलॉजी जो कि भविष्य का विषय है, इसमें भी अगर आप देखें तो भारतीय वैज्ञानिकों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो बेंगलोर का सेंटर है, वहाँ नैनो टेक्नोलॉजी के भी अलग से एक विभाग ही है, और उसके ऊपर बहुत बेहतरीन ढंग से प्रोफेसर CNR राव, आप लोग इनके नाम से परिचित ही होंगे, और इनके निर्देशन में नैनो टेक्नोलॉजी के विषय के ऊपर बहुत अद्भुत शोध किया जा रहा है। अच्छा, रोबोटिक्स भी एक विषय, इसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे। अच्छा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जीज हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये क्या है? अगर आप देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? ये वास्तव में अगर देखा जाए तो एक तरीके की परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आता है, लेकिन ये रिन्यूएबल है। तो जब तक आप रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज के बारे में नहीं जानेंगे, रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय और नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय, जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक वास्तव में न्यूक्लियर एनर्जी के कुछ रहस्य अनसुलझे रह जाएंगे। अच्छा, आप देखिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, हम इसकी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, लेकिन क्या आप समझते हैं कि मुख्य परीक्षा में आपसे एक साधारण प्रश्न पूछा जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत ही संवेदनशील इशू है। आपने न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ लिया, परंतु संगत रूप से, अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसको मॉनिटर करने के लिए जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, जो विभिन्न संधियां हैं, जैसे हम कह सकते हैं NPT है, CTBT है, FMCT, अगर आपने इनका संगत अध्ययन नहीं किया है, नहीं बता पाएंगे। आप न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इसके बारे में नहीं बता पाएंगे।
तो वास्तव में क्या है कि इन चीज़ों को और ब्रॉड स्केल पर इंटर डिसिप्लिनरी बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, फिर आपको उन विषयों को भी इसके साथ जोड़ना होगा, और तब एक बहुत बड़ा गैमेट आएगा, एक बहुत बड़ा आपके सामने विस्तार आएगा। हमने क्या कहा था, प्रत्येक विशेषज्ञ विषय के एक छोटे भाग को लेता है, और कल जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने आपसे कहा, और क्योंकि आप एक सिविल एस्पिरेंट हो, आप आईएएस अथवा पीसीएस बनना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए, एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। आपको उन सारी चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। जब तक आप जोड़ेंगे नहीं, एकांगी रूप से एक विषय पर पढ़ने के बाद, आप अधिकार प्राप्त करने के बाद सिविल सेवा को क्रैक नहीं कर सकते। तो अगर आप देखें तो ये विषय के विस्तार हैं, और याद रखिएगा ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं, और प्रत्येक चैप्टर में बहुत सारे अंग हैं। मूल रूप से ये वो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी चर्चा की जानी चाहिए, जिनके बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए, और क्योंकि करंट अफेयर से जुड़े होते हैं। भारत कोई नया न्यूक्लियर रिएक्टर लेकर के आ जाए, आप देखें उसके ऊपर क्वेश्चन आना लाजमी। आप एक नया मून मिशन क्रिएट कर दीजिए, एक नया मंगल मिशन क्रिएट कर दीजिए, जो मैन्ड स्पेस मिशन है उनके ऊपर क्वेश्चन आना लाजमी। तो ये मुख्य परीक्षा का भी विषय है, और विशेष रूप से देखा जाए तो इसका अध्ययन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारे के सारे सेगमेंट्स प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के तो स्पेशल इश्यूज हैं। हालांकि सिविल सेवा के बदले हुए पाठ्यक्रम में ये कह पाना कि प्रारंभिक परीक्षा की कौन सी चीज है और मुख्य परीक्षा कौन सी चीज है, ये भी जटिल हो गया है। अगर ट्रांसफैट और सिसफैट पर मुख्य परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रांसफैट क्यों है, हाल के वर्षों में इसके ऊपर जो है क्यों लोग आशंकित हैं, क्या इसमें व्यवस्था की गई है। अब ट्रांसफैट इन टेक्नोलॉजीज में कहीं आप पढ़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आपने न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रखी है जो कि जूलॉजी का भाग है, पोषण विज्ञान, तो आप जानते हैं कि हमारे पोषण में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं में ट्रांसफैट और सिसफैट्स का उल्लेख आता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, इस तरीके की चीजों का ये क्या है, ये वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा का विषय था। या अगर आप देखें तो जो फाइबर्स के ऊपर क्वेश्चन उसने पूछा है सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में, रीइंफोर्स्ड फाइबर्स के ऊपर उसने क्वेश्चन पूछा है, वो भी क्या है, केमिस्ट्री का अप्लाइड फॉर्म है, और उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। और यहां पर आप देखें तो ये मेंस का विशेष सेगमेंट है, प्रारंभिक परीक्षा का भी सेगमेंट। तो साइंस का विस्तार बहुत ज्यादा है। हम साइंस के जब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा के आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जब कभी जरूरत होगी तो मेंस के क्वेश्चन पेपर को भी ऐसे ही डिस्कस किया जाएगा। विषय वार ढंग से एक एक टॉपिक को उठाया जाएगा, पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो अगर हम पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों को हल करते हैं तो हमारे सेगमेंट्स ऐसे ही होंगे, हम इन्हीं सेगमेंट्स को कवर करेंगे। और इसीलिए जब हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे अरे साइंस के तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये आपको समझना पड़ेगा कि एक ही विषय, एक ही टॉपिक पर आए हुए क्वेश्चंस को विभिन्न जो विषय विशेषज्ञ होते हैं वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र का मानते हैं, और गलत बात भी नहीं, क्योंकि सभी पढ़ाते भी। हमने कल आपसे क्या कहा था, कल के लेक्चर में हमने कहा था कि भाई हरित क्रांति का अध्ययन आप ज्योग्राफी में भी करेंगे, इकोनॉमिक्स का विशेषज्ञ भी आपको हरित क्रांति पढ़ाएगा, और साइंस में भी पढ़ाया जाएगा। तो हरित क्रांति के संबंध में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तीनों विषय विशेषज्ञ उसको अपने अपने अधिकार क्षेत्र का मानते हुए अपना अपना डिस्कस करेंगे। तो बुरा क्या है, व्हाट इज बैड? ज्यादा अच्छा है कि एक ही क्वेश्चन को जब तीन विशेषज्ञ आपसे डिस्कस करेंगे तो आपके तीन अप्रोच बनेंगे। हाँ, आपका काम क्या है, इसको होलिस्टिक कर लें। पढ़ाई पाठ्यक्रम के दौरान जब हम डिस्कस करेंगे तो हम अंतर विषय जो विषयिक जो चीजें हैं उनको भी डिस्कस करते चलेंगे, लिंक करते चलेंगे। अभी हमने क्या कहा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हमने अंतर्राष्ट्रीय संधियों के साथ जोड़ दिया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ जोड़ दिया। इस तरीके की हिंट भी हम आपको देते रहेंगे, जिससे आपको समझ में आए कि वास्तव में जब कोई टीचर कहता है कि एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, तो व्हाट डज ही मीन, उसका क्या आशय होता है। और वैसे आप लोग सभी लोग इस चीज को जानते भी। तो देखिए, ये तो सिलेबस था। हमने पहले आपसे क्या कहा था, हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस की एक ग्लिम्स है आपके पास। अब हम आपसे जो पिछले वर्षों में आए हुए पाठ्यक्रम हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, कई एक ऐसी किताबें उपलब्ध हैं मार्केट में जो कि पिछले वर्षों के आए हुए क्वेश्चंस के आधार पर लिखी गई हैं, और आप उनसे परिचित भी हैं। अभी हम कुछ पुस्तकों को दिखा भी देते हैं। हम किसी एक विशेष किताब को रिकमेंड करते नहीं हैं। आप जो मन करे, जो आपको किताब अच्छी लगती हो, जो पब्लिकेशन अच्छा लगता हो। देखिए, क्वेश्चन तो बदलने वाले नहीं हैं। जो पब्लिकेशन आपको अच्छा लगता हो, उस पब्लिकेशन के पिछले वर्षों के आए हुए पाठ्यक्रम जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर की किताब आप खरीद लीजिए। आप लोगों में वैसे भी एक किताब बहुत ही मशहूर है और बहुत ही आप लोग उसको जानते हैं, ये घटना चक्र है। ठीक है, पुराना इशू है,
इससे इसकी वैलिडिटी खत्म नहीं होती। अच्छा, इस पुस्तक की एक अच्छी बात क्या है कि इन्होंने विषयवार ढंग से चीजों को बांट रखा है, यानी इन्होंने क्वेश्चन पेपर को वर्षवार ढंग से न दे करके अध्यायवार ढंग से बांट रखा है। उसकी एक समस्या हो सकती है, उसकी एक समस्या क्या हो सकती है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कैंसर, ब्लड कैंसर का उपचार करने के लिए जो रेडियोधर्मी यौगिक होता है वो कौन सा होता है। अब आपने इसको बायोलॉजी में पढ़ रखा है और उन्होंने केमिस्ट्री के सेगमेंट में उसका आंसर दे रखा हो तो थोड़ा खोजना पड़ता है, थोड़ा खोजना पड़ता है। तो ये एक समस्या होती है। लेकिन ये सही है कि जब विषय को पाठ्यक्रम के अनुसार उसको बांट दिया जाता है तो अध्ययन करना आसान होता है। आपने एक सेगमेंट पढ़ा और उस सेगमेंट के आए हुए पिछले वर्षों क्वेश्चंस को एक साथ उठा करके देख लिया, आपको समझ में आ गया कि आपका अध्ययन कितना जो है गुरुत्व वाला था। फिर इसी तरीके से अगर आप देखें तो कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिसमें वर्षवार ढंग से, ये अगर देखें तो ये यूथ कंपटीशन टाइम्स, इन्होंने वर्षवार ढंग से पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर को अरेंज कर रखा है। पिछले सालों में जो भी पेपर आए हैं वर्षवार ढंग से दे रखे। ये भी एक अच्छी किताब है। इसमें क्या होगा, जब आप एक पेपर को हल कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि साइंस के या ज्योग्राफी के या इकोनॉमिक्स के या पॉलिटी के या हिस्ट्री के या करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन ट्रेंड कर रहे थे। और सारे जब आप क्वेश्चंस को एक साथ हल कर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई जब वर्षवार हमने हल कर लिया तो हमने सारे पाठ्यक्रम पर अधिकार कर ही लिया। इसी तरीके से अगर आप देखें तो दृष्टि की एक और पुस्तक है, इन्होंने विशेष रूप से सिविल सेवा IAS के क्वेश्चन पेपर को हल कर रखे हैं। इसको भी ले सकते हैं, पुस्तक आप चाहे जो भी ले लें। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको ट्रेंड एनालिसिस करनी है, हम चैप्टर एनालिसिस पर नहीं है। ध्यान रखिएगा, हम किसी एक चैप्टर पर आए हुए प्रश्नों की व्याख्या चर्चा नहीं कर रहे हैं, किसी एक वर्ष में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, हम पिछले वर्षों में आए हुए जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन क्वेश्चन पेपर में कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं उसकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। पिछले वर्षों में सिविल सेवा में IAS और PCS में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अभी हम एक चार्ट बनाते जाते हैं। चार्ट के माध्यम से हम उसको आपके लिए एक्सप्लेन करते जाते हैं और आपको चीजें संगत रूप से समझ में आती चली जाएंगी। ऑफ कोर्स आपसे डिस्कस करने के लिए हमने थोड़ा होमवर्क कर रखा है पहले से, तो ये 2019 में 2018 में दिखाई नहीं देगा। हम यही चीज जो यहाँ लिखी हुई है इस पर, ये हम आपके लिए यहाँ रिप्रोड्यूस कर देंगे। तो अब देखिए कि जो हमने इसको एनालाइज किया है आपके लिए, उसको यदि हम लोग क्रमवार ढंग से देखें तो जैसे अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि हम लोग क्वेश्चन को, पेपर को बांट लेते हैं, सिलेबस देखते हैं, उसी हिसाब से हम ट्रेंड एनालिसिस भी कर लेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसी तरीके से जो है जूलॉजी, बॉटनी, फिर जूलॉजी, इसके बाद फिर एग्रीकल्चरल साइंस और एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चरल साइंस और एनिमल हस्बेंड्री। फिर टेक्नोलॉजी में देखिए इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स, ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। तो टेक्नोलॉजी को हमने एक सेगमेंट दिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम थोड़ा अलग कर ले रहे हैं, तो आपको उसके बारे में भी जानकारी हो जाएगी। इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ICT। फिर साइंस टेक्नोलॉजी, सारी साइंस टेक्नोलॉजी, चाहे डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे स्पेस हो, चाहे न्यूक्लियर साइंस हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, साइंस टेक्नोलॉजी में वो जितनी भी डिसिप्लिन लिखी थी टेक्नोलॉजी में वो सारी की सारी हैं। आप रिप्ले करके देख सकते हैं हमने इसको कैसे बांटा था। फिर इसी तरीके से जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी वाला पार्ट है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, जो उनके जो सेगमेंट हैं उसके क्वेश्चंस की संख्या, और एक हमने मिसलीनियस को भी जगह दे रखी है कि मिसलीनियस क्वेश्चन। अच्छा, मिसलीनियस क्वेश्चन से हमारा क्या से होता क्या है, कभी कभी कोई क्वेश्चन करता है, जब वो क्वेश्चन बनाते हैं तो जैसे उन्होंने कहा कि सुमेलित कीजिए, अब उन्होंने एक और दिया केवलार, फिर उन्होंने दिया जो है बेकिंग सोडा, इसके बाद फिर उन्होंने कह दिया गुरुत्वाकर्षण का तीसरा नियम या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
इसके बाद अब जो उसका फैक्ट जो है केमिस्ट्री से है, एक फिजिक्स से है, एक बायोलॉजी से है, इनमें से कहीं भी नहीं आएगा, तो उसी को हमने मिसलीनियस कर रखा है। या करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन से जो रेलिवेंट है, जो कहीं ना कहीं आए हुए। तो ये हम लोगों के सेक्शंस हो गए। बहुत तेजी से जो क्वेश्चंस आए हैं 2019 में, 2018 में, 2017 में, 2016 में, 2015 में, उन सभी की एक लिस्ट बना ली है। बहुत तेजी से काम करना है। 2019 में अगर आप देखें तो फिजिक्स में 3 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चन आए। हमने क्या कहा था कि इस साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें केमिस्ट्री क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है। बॉटनी क्वेश्चन की संख्या 2 है। जूलॉजी में क्वेश्चंस की संख्या यदि आप देखें तो 6 है। फिर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर, एग्रीकल्चरल साइंस पर कोई क्वेश्चन नहीं आए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर 1 क्वेश्चन आया है। साइंस टेक्नोलॉजी पर 3 क्वेश्चन आए हैं। और अगर आप देखें तो एनवायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर 19 क्वेश्चन है। और मिसलीनियस क्वेश्चंस की संख्या है 5। ये 2019 में आए हुए क्वेश्चन पेपर की संख्या है। टोटल अगर इसको हम करें तो ये राउंड अबाउट 47 क्वेश्चन बनते। 1/3 पेपर हो गया। 1/3 पेपर हो गया। अच्छा, अगर आप देखिए तो जो लोअर सर्विस कमीशन है, जो यूपी ट्रिपल एससी जिसे आप जानते हैं, उसमें साइंस का एक सेक्शन ही है। पीसीएस की परीक्षा देने वाला कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं है जो आईएएस और पेपर भी ना देता हो और यूपी ट्रिपल एससी भी ना देता। तो साइंस का महत्व अगर आप केवल इस परीक्षा के उद्देश्य से न देखें, अगर यूपी ट्रिपल एससी को आप पढ़ तो एक परीक्षा के लिए नहीं रहे ना, तो यूपी ट्रिपल एससी पढ़ रहे हैं तो उसमें तो साइंस का बोलबाला है ही। आप जान ही रहे हैं कि उसमें तो एक पूरा सेगमेंट ही साइंस क्वेश्चन का है। जनरल स्टडीज में से अलग एक साइंस का सेगमेंट उन्होंने क्रिएट कर रखा है। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इससे घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन की संख्या से घबराने की जरूरत नहीं। हमने क्या कहा था कि ये सेगमेंट तो बहुत सारे लोग उठा करके ज्योग्राफी में डाल देते हैं, 19 क्वेश्चन में घटा दीजिए 47 में, साइंस संख्या कम हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हम अपने विषय के हिसाब से कर रहे हैं एनालिसिस, तो ऐसा ही है। फिर अगर हम देखें तो 2018 में जो क्वेश्चंस आए, 5 क्वेश्चन आए, फिर 2 क्वेश्चन आया, फिर 3 क्वेश्चन आया, फिर 1 2 1 2 1, फिर इसके बाद फिर साइंस टेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन आए। एनवायरमेंट इकोलॉजी फिर से आगे बढ़ गया, 25 क्वेश्चन आ गए इसमें। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो मिसलीनियस में 3 क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चंस की संख्या 43 है। 2018 में अगर देखें 43 क्वेश्चन है। 2017 में जो क्वेश्चंस की संख्या है, 2017 में जो क्वेश्चंस की संख्या है वो फिर से अगर आप देखें तो थोड़ी सी कम हुई, 36 हुई है। 4 4 8 2 18 2 और फिर इसके बाद फिर ये 2 क्वेश्चन किसके हैं? ये 2 क्वेश्चन साइंस में। फिर 18, फिर 2। ये अगर आप देखें तो क्वेश्चंस की संख्या 38 है। 38। 2016 में आ जाइए। 2016 में क्वेश्चंस की संख्या 43 थी। 2016 में
ये देखिए 43 क्वेश्चन, ये 2016, 2015 लास्ट पेपर है, 2015। इसमें क्वेश्चंस की संख्या जो है अगर आप देखें तो टोटल 36 थी। 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, इसके बाद फिर 1 क्वेश्चन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, 1 क्वेश्चन, फिर इसके बाद 11 क्वेश्चन जो हैं वो इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी के हैं, और इसके बाद फिर 5 क्वेश्चन जो हैं ये गया, 5 क्वेश्चन मिसलिनियस के। ये टोटल अगर देखें तो 36 क्वेश्चन। अब आप देखिए इसमें तो कोई संदेह नहीं कि एनवायरनमेंट इकोलॉजी ये पसंदीदा सेगमेंट है। 19 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 10 और 11 क्वेश्चन। सबसे कम क्वेश्चन कितने आए थे? 10। सबसे कम 10 क्वेश्चन आए थे, ये 10 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, अगर आप देखिए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखिए हमने क्या कहा था, केमिस्ट्री में क्वेश्चंस की संख्या बढ़ी है। विभिन्न विषयों में देखिए 2, 4, 2 क्वेश्चन थे, यहाँ पर बढ़ गई। अप्रोप्रिएटली यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या घट रही है फिजिक्स और बॉटनी में। जूलॉजी में फिर से क्वेश्चन का ट्रेंड आना शुरू हुआ है। ह्यूमन, हमने क्या कहा था, जूलॉजी माने सारा जंतु विज्ञान में ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है इसका सेगमेंट। ये ऐसे कर लें, ये ऐसे कर लें, ये ऐसे कर लेंगे। तो अगर आप देखें तो ये ईयर वाइज जो है ये एनालिसिस है। सबसे ज्यादा कहां फोकस करना, जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए एनवायरमेंट इकोलॉजी। हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम पेपर सॉल्व करेंगे और उसके साथ एनवायरमेंट इकोलॉजी के लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। दोनों चीजें हम साथ साथ कवर करते चलेंगे और जैसी आवश्यकता पड़ेगी फिर उसी में और मॉडिफिकेशन होते जाएंगे। तो पिछले वर्षों में अगर आप देखें तो 47 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन, क्वेश्चन की संख्या अगर आप देखें तो सबसे कम जो क्वेश्चन है 36 आए। चलिए 30 भी मान लीजिए। अब अगर 30 क्वेश्चन साइंस से आ रहे हैं तो ये फिनोमिनल नंबर है, नंबर किसी तरीके से कम नहीं है। अगर आप साइंस को बहुत अच्छे ढंग से तैयार करते हैं तो पीसीएस की परीक्षा में तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही, और लाभ और क्या होगा, यूपीट्रिपलएससी की जो परीक्षा है उसमें भी आपको जो है मिल जाएंगे। और ये बहुत आसान काम है, आप भी अगर पेपर लेकर के बैठेंगे तो बहुत ही आसानी से आप ट्रेंड एनालिसिस कर लेंगे। आपको दिख जाएगा कि वास्तव में विगत वर्षों में कहाँ पर कितने क्वेश्चन आते। बहरहाल उसको आपको करने की जरूरत नहीं है, हम एक जो है वेब पेज क्रिएट करा करके आगे किसी वीडियो में उसको लोड कर देंगे आप लोगों के लिए। आप देख लेंगे ट्रेंड एनालिसिस। और वैसे भी जो विभिन्न आप पेपर्स उठाएंगे तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से ट्रेंड एनालिसिस कर ही रखी है। उनके हर पेपर में एक ट्रेंड एनालिसिस होती है। विभिन्न एक्सपर्ट्स ट्रेंड एनालाइज करते हुए ये बताते हैं कि विभिन्न वर्षों में कौन से क्वेश्चन आए थे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंत में लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्या पढ़ें, क्या पढ़ें। देखिए कक्षा 6, 7, 8 की जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए साइंस कवर करना थोड़ा आसान है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत कर देंगे तो यील्ड बहुत ज़्यादा होगी। ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर अगर आप थोड़ी मेहनत करते हो तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर जगह आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो एनसीईआरटी, देखिए जो हमारे विद्यार्थी रहे हैं उनको तो हम सजेस्ट करते थे एनसीईआरटी मत पढ़ो, इसलिए क्योंकि हमारे लेक्चर्स में हम एनसीईआरटी बेस्ड ही चलते हैं, तो हमारे लेक्चर्स में सारे पॉइंट अपने आप कवर है। आप में से बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जहां से हम पढ़ते हैं वहीं से आप भी पढ़िए ना। सबके लिए वो चीज सुलभ है, आसान है और बहुत ऑथेंटिक है, और कमीशन भी उन चीजों को बड़ी वरीयता देते हैं। तो एनसीईआरटी की कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की साइंस की किताबें और 9 और 10 की भी साइंस की किताबें ले लीजिए, पढ़ लीजिए। अच्छा 11 और 12 क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि वहां जाकर के देखिए वो
एनसीईआरटी क्यों लिखी गई? आईएएस और पीसीएस के लिए, साइंस के लिए थोड़ी लिखी गई। जो लड़का नीट की परीक्षा में बैठ रहा है मेडिकल्स के लिए, जो लड़का जेईई की परीक्षा में बैठ रहा है इंजीनियर बनने के लिए, उसको भी तो वही पढ़ना है। सीबीएसई किताबें भी तो उसी के आधार पर है। आईसीएसई बोर्ड की, यूपी बोर्ड की, यूपी बोर्ड ने लागू ही कर दिया। तो वो किताबें आपके लिए, सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए नहीं, वो नीट के अभ्यर्थियों के लिए, जेईई के लिए अभ्यर्थियों के लिए है, जो साइंस को सघनता पूर्वक पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन यह है कि 11th-12th से आपको इकोलॉजी और एनवायरमेंट साइंस कवर करनी चाहिए। बॉटनी वाले सेगमेंट में देखेंगे आप 11th-12th की एनसीईआरटी में, तो इकोलॉजी बहुत बेहतरीन डिस्क्रिप्शन है। अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं लगभग सब मिल जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन के लिए आपको कक्षा 11-12 की केमिस्ट्री की किताब देखनी चाहिए। केमिस्ट्री की किताब में क्या मिलेगा? एनवायरमेंट पॉल्यूशन पर बहुत अच्छा मिलेगा आपको। इकोलॉजी कहां मिलेगी? 11-12 की जो बॉटनी की किताब है उसमें आपको अच्छा मिलेगा। बाकी पढ़ सकें तो फिजिक्स की किताब में जो है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर थोड़ी सी ज्यादा जटिल है, इसीलिए 11th-12th को हम सीधे नहीं लिख रहे हैं। सेलेक्ट चैप्टर्स के लिए आप 6, 7, 8 तो भाई पूरी पढ़नी चाहिए। 9, 10 भी एक बार पूरी पढ़ लीजिए, जो 15 साल के बच्चे को समझ में आ जाएगा, आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने साइंस पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। मन लगा करके पढ़ेंगे, ये मान करके पढ़ेंगे कि चीजें हमको समझ में आएंगी तो जरूर समझ में आएंगी। अच्छा, टेक्नोलॉजी के लिए आपको वेबसाइट्स को भी पढ़ना चाहिए। जैसे पीआईबी की वेबसाइट है, आप जानते हैं उसको। द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसको आप जानते हैं। टेक्नोलॉजी के लिए बोल रहा हूं, ये जनरल साइंस के लिए था, साइंस के लिए। टेक्नोलॉजी के लिए पीआईबी हो गया, द हिंदू हो गया। फिर अगर आप देखें तो कुछ मैगजीन्स, जैसे आप लोग भी इसमें घटना चक्र बहुत पॉपुलर मैगजीन है, दृष्टि है, क्रॉनिकल है, इस तरीके की अनेक हैं, प्रतियोगिता दर्पण है। आप किसी भी मैगजीन को फॉलो करते हैं, उसको गंभीरता पूर्वक साल भर पढ़ेंगे तो टेक्नोलॉजी के विभिन्न इश्यूज, करंट अफेयर्स के, उसमें जुड़ते चले जाएंगे। वो आपका काम है, उसको जोड़ना पड़ेगा आपको। लेकिन ऑफिशियली पीआईबी और द हिंदू, इसके साथ अगर आप देखें तो विज्ञान प्रगति, विज्ञान प्रगति जरूर पढ़नी चाहिए। इसको अंग्रेजी में हो तो यही साइंस रिपोर्टर के नाम से आती है, साइंस रिपोर्टर के नाम से आती है। फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की वेबसाइट हो गई, डीआरडीओ की वेबसाइट हो गई, इसी के बाद इसरो की वेबसाइट हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज की वेबसाइट हो गई, आईपीसीसी की वेबसाइट हो गई, यूएनईपी की वेबसाइट हो गई, या इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की वेबसाइट हो गई। ये वेबसाइट्स को भी आपको समय समय पर खोल करके पढ़ना चाहिए। तो विभिन्न जो वेबसाइट्स है, अगर आप उनका अध्ययन करते हैं, उनमें से कंटेंट निकालते हैं। देखिए, जो कमीशन में, जो सिविल सेवा में जो क्वेश्चन बनते हैं, वो इन सभी जगहों से, ऑथेंटिक जगहों से लिए जाते हैं। अच्छा, जितनी भी मैगजीन्स आ रही हैं, जितनी भी आ रही हैं, सब इन्हीं वेबसाइट से सूचनाएं निकलती हैं। फर्स्ट हैंड पढ़िए ना आप, क्यों सेकेंडरी टेक्स्ट। अच्छा, हमें अगर किसी किताब को पढ़ना हो, या आपको फॉर दैट मैटर, हम उसी किताब को पढ़ेंगे, हमारे लिए कुछ रेलिवेंट इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। कुछ चीजें तो हमारे प्रायर नॉलेज में है, और आप किसी किताब को पढ़ेंगे तो जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो आपकी प्रायर नॉलेज में हो, दूसरी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब एक मैगजीन में कोई राइटर लिखता है तो ऑफिशियल वेबसाइट से सूचनाएं निकालता है, अपने हिसाब से उसको कट करता है, एडिट करता है, जो उसको इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचनाएं लगती है वो उसका पर्सपेक्टिव है, अपने पर्सपेक्टिव से आपके लिए आर्टिकल लिखता है। अच्छा राइटर हर चीज को, किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, सारे कंटेंट देता है। अनंत कंटेंट कोई नहीं दे सकता। तो आप ओरिजिनल वेबसाइट्स पर जाइए, ओरिजिनल वेबसाइट्स पर जाइए, उनका अध्ययन कीजिए। यदि वेबसाइट्स की सूचना आपके पास ना हो, उसके बारे में जानकारी चाहते हो, तो डायलॉग बॉक्स जो चैनल का है उसमें आप लोग बड़े अच्छे कमेंट पढ़ने को मिले। उसमें आप लोग और क्या चाहते हैं, जैसे एक बच्चे ने लिखा है कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो पोर्शन है सर उसको पढ़ाइए, हमने कहा कि हम उसको पढ़ाएंगे। और क्या अपेक्षाएं हैं आप लोगों चैनल से, उसको भी जरूर बताइए। आप लोगों सहयोग के लिए, जिस तरीके से आप लोगों ने फॉलो किया है, जिस तरीके से सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। पुनः यही अपेक्षा है कि यदि आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशंस आपके पास रेगुलर जाते रहें,
तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू।